बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन देयर पोलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलरिटी, कि उनकी पोलरिटी के आधार पे, प्लस ग्लिया सेल्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज कि हमारे अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में ग्लिया सेल्स का कहीं मेंशन नहीं है, ऑल्दो दे आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, परंतु थोड़ा बहुत उसको हम टच करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली नर्वस टिश्यू जो है मूलतः दो कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं हम न्यूरॉन और दूसरे को हम कहते हैं ग्लिया सेल्स। न्यूरॉन जो है वो प्राइमरी सेल टाइप होते हैं किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ में। बेसिकली वो दो फंक्शन करते हैं, वन इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग अधिकतर लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और one cell to another cell may be any kind of cell, it may be somatic cell, it may be reproductive cell, और it may be neuron itself, कि ये सिर्फ न्यूरॉन भी हो सकता है। कंप्यूटेशन शब्द हम इसलिए कहते हैं बिकॉज कि जितना भी न्यूरॉन्स के अंदर संवेदनाओं का संवहन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत, जिसको कि हम V = RI कहते हैं, उसके आधार पे होता है, और उसके लिए उनको कुछ गणनाएं करनी पड़ती है, और उस गणनाओं के आधार पे हम उसको कंप्यूटेशन के साथ जोड़ा है हमने। तो जितने न्यूरॉन है वो सारे इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, दे रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल सिग्नल्स, और वो केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उसके आधार पे होते हैं। और चौथी चीज जो इसके साथ में है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू के लिए, जो कि बेसिकली सीमेंटिंग का काम करता है या उसको जोड़ने का काम करता है। न्यूरॉन्स की अगर हम परिभाषा दें तो न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक सेल होते हैं किसी भी नर्वस सिस्टम के। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसा मैंने कहा, और उसी के आधार पे वो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस के लिए। सेंसेशंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, इट मे बी टच, मे बी स्मेल, इट मे बी विजन, और किसी भी तरीके का हो सकता है। और उन सेंसेशंस के कारण जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट्स। वो मूवमेंट जो है हमको विजिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ इट इज इन द बॉडी, मोटर पार्ट में होता है तो हमको विजिबल होता है, लेकिन अगर हमारे ऑटोनॉमिक पार्ट में होता है तो हमको विजिबल नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूरॉन्स के साथ में होती है दैट इज देयर स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनका स्ट्रक्चर जो है उनको एक विशेषता प्रोवाइड करता है, और वो विशेषता जो होती है वो विशेषता उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस बनवाने के लिए प्रोड्यूस करती है, और वो डिफरेंट कनेक्शंस जो है वो सिनेप्स कहलाते हैं, और वो सिनेप्स के कारण न्यूरॉन्स जो है वो आपस में प्रोपोगेट करते हैं। यहां अगर हम देखें तो बेसिकली दिस इज अ डायग्राम जो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को दर्शाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज अ टिपिकल सेल विच हैव अ सेंट्रल रीजन, जिसको कि हम सोमा या सेल बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर की न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लस और सारे सेल ऑर्गेनेज जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और ये सारी चीजें पाई जाती, प्लस इसके साथ में दो प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको कि हम एक्सॉन और डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सोमा की, तो सोमा जो होती है वो सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस है और मेजर ऑर्गेनेज रखते हैं, प्लस इसके साथ में इसके अंदर की तरफ जितना राइबोसोम पाया जाता है उसको हम नीजल ग्रेन्यूल कहते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो इसके स्टेनिंग की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, इसको स्टेन करते हैं। दूसरा हमने कहा था कि इसमें एक प्रवर्ध होता है या एक फाइबर होता है जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं, वो जो है वो सेल बॉडी से उत्पन्न होता है, और वो सेल बॉडी से उत्पन्न होने के बाद वो टारगेट सेल के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। बेसिकली इट कैरीज द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कि ये सेल बॉडी से दूर तक इंफॉर्मेशन को ले जाता है, और ये एक या एक से अधिक कोशिकाओं के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। और जहां से एक्सॉन उत्पन्न होता है, अगर हम इससे पिछले वाला डायग्राम देखें तो जहां से एक्सॉन उत्पन्न होता है, दिस एरिया स्पेशली, ये एरिया जो है वो हमारा कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। ये एक्सॉन हिलॉक जो है बेसिकली दिस इज अ इमर्जिंग पॉइंट ऑफ द एक्सॉन, और एक्सॉन हिलॉक में साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जबकि अगर हम बात करें सेल बॉडी में तो सेल बॉडी में इट इज कंपैरेटिवली इन द जेल फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज हो जाता है, बिकॉज इट कैरीज द इंफॉर्मेशन, इट कैरीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो जो है वो उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पे हम इसका नाम साइटोप्लाज्म से बदलकर एक्सोप्लाज्म कर देते हैं, जो कि चूंकि यह एक्सॉन में पाया जा रहा है इसलिए इसका नाम हमने एक्सोप्लाज्म कर दिया। एक्सॉन हिलॉक जो है वो बिगनिंग ऑफ द एक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका इनिशियल सेगमेंट भी कहलाता है। हम अगले पार्ट की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। यहां पे हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है, बट डेंड्राइट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है।
और डेंड्राइट जो है वो नॉर्मली ब्रांच्ड होते हैं, वो अलग न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और ये इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं न्यूरॉन तक, अर्थात ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन तक लाते हैं और उसके बाद वहां जब सेल बॉडी में आती है तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन में जाती है और एक्सॉन उस इंफॉर्मेशन को सेल से दूर करता है। डेंड्राइट जो है वो अदर न्यूरॉन से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सोमेटिक सेल से भी रिसीव करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द डेंड्राइट्स। और ये सब मिलके जो है जो अलग अलग डेंड्राइट्स वगैरह ये सारे जो होते हैं वो सिनेप्स को फॉर्म करते हैं और वो सिनेप्स जो हैं बेसिकली दे आर नॉट द स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ थिंग, बेसिकली इट इज अ फिजियोलॉजिकल काइंड ऑफ थिंग, जो कि एक कनेक्शन बनता है जिसको कि हम सिनेप्स कहते हैं, वो फिजियोलॉजिकल है, स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हम अगर आगे की तरफ जाते हैं तो बेसिकली न्यूरॉन्स का एक पार्ट और होता है जिसको कि हम कहते हैं माइलिन। माइलिन एक तरीके का इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है। इंसुलेशन जो होता है वो बेसिकली किसी चीज के हास को रोकने के लिए है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो बिजली का तार है उसके ऊपर एक रबड़ का कवरिंग चढ़ा होता है और उस रबड़ की कवरिंग को हम इंसुलेशन कहते हैं। उसी तरीके का इंसुलेशन जो है वो हमारे एक्सॉन के साथ में भी पाया जाता है और वो एक्सॉन के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन माइलिन का बना होता है। माइलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन लिपिड, और उस लिपिड के साथ में मिलके बना होता है। लेकिन जो हमारे तार के ऊपर जो इंसुलेशन पाया जाता है दैट इज नॉर्मली अ कंटिन्यूअस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन एक्सॉन के ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज इन बिट्स, कि एक जगह हमारे पास एक्सॉन के ऊपर इंसुलेशन है, फिर थोड़ा सा हिस्सा छूटा हुआ होता है, फिर उसके बाद वापस इंसुलेशन पाया जाता है। अगर हम डायग्राम को पुनः देखें तो विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग कि ये जो हिस्सा है ये हमारा इंसुलेशन वाला हिस्सा है, यहाँ पे इंसुलेशन पाया जा रहा है। ये हिस्सा जो है यहाँ पे इंसुलेशन नहीं पाया जा रहा, और जहां इंसुलेशन नहीं पाया जाता दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। और ये नोड ऑफ रेनवियर जो है बेसिकली दिस इज अ नेकेड काइंड ऑफ एक्सॉन, और ये आवश्यक है एक्सॉन के लिए बिकॉज कि यहाँ पे इसके होने के कारण कंपेरेटिवली जो प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है उसकी स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाती है। और एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन जो है वो विभिन्न शाखाओं में टूट जाता है, और जब वो विभिन्न शाखाओं में टूट जाता है या शाखित हो जाता है तो वो सब मिलके भी बल्ब बनाते हैं। दैट मे बी नॉर्मली दैट इज अ प्रीसिनेप्टिक बल्ब सिनेप्स के साथ में, और वो आगे की तरफ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बनाता है जैसा कि मैंने कहा आपको। न्यूरॉन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार हैं। पहला तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने उसके अंदर पाए जाते हैं उसके आधार पे किया जाता है, उनके आकार के आधार पे किया जाता है, कहाँ पाए जा रहे हैं लोकेशन उसके आधार पे किया जाता है। दैट मीन्स इफ दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन तो उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यदि हिप्पोकैम्पस में पाया जा रहा है तो हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स कहते हैं, हाइपोथैलेमस में पाया जाता है तो हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इस तरीके से उनकी लोकेशन के आधार पे भी कहते हैं। किस तरीके का कार्य करते हैं वो भी हम बात करेंगे, कि सेंसरी है, मोटर है, तो वो उसकी बात करेंगे। फिर कई बार जिन्होंने खोजा उनके नाम पे कहते हैं, और केमिकल जिनको वो कम्युनिकेट करते हैं अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर्स के आधार पे भी हम उनको कहते हैं, जैसे डोपामिनर्जिक कहते हैं, एसिटाइलकोलिनर्जिक कहते हैं या गाबार्जेनिक कहते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कैरी करते हैं उसके आधार पे भी हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे हम बेसिकली चार मोटे रूप में बांटते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। एक पांचवी क्लास और है जिसको एन एक्सोनिक भी कहते हैं, जिसको की भी हम बात करेंगे। यूनिपोलर की बात करें तो दे हैव ओनली वन प्रोसेस एंड दैट इज एसेंशियली एक्सॉन, कि उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस पाया जाता है जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं, और उनके अंदर डेंड्राइट्स नहीं होते। सामान्यतः या मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। इफ दे आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स दे आर कॉल्ड एज सूडो यूनिपोलर, जिसकी की बात हम बाद में करेंगे। एंड एक्सक्लूसिवली सेंसरी होते हैं, ये संवेदनाओं को लाने का काम करते हैं, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। इसके साथ में इसके दो यूनिक कैरेक्टर और एक कैरेक्टर और पाया जाता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है वो उनकी सेल बॉडी हमेशा गैंग्लिया के अंदर पाई जाती है। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रेन, दे आर फाउंड इन द गैंग्लियास। अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड विच फंक्शन द और विच एक्ट द सिमिलर फंक्शन, की जो एक समान कार्य करती हैं और एक समान संरचना वाली होती हैं, तो उनके अंदर इस तरीके की चीजें पाई जाती है। तो दोज आर कॉल्ड एज यूनिपोलर। और ये एक हमारी यूनिपोलर सेल है जो कि इंसेक्ट से ली हुई है। यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज सेल बॉडी, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द एक्सॉन विच इज फाउंड इन दिस।
अगली बात करता हूं तो सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर आर नॉर्मली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। बेसिकली इनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, बट एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों स्प्लिटेड होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दे आर फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कि स्पाइनल कॉर्ड में हम दो गैंग्लियन कहते हैं, एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, एक वेंट्रल रूट गैंग्लियन कहते हैं। तो दे आर फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें कि यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो देर आर सेवरल न्यूरॉन्स, जिनके अंदर की आपको इस तरीके की स्थिति पाई जाएगी कि दो शाखित हो रहे हैं, उनमें से एक एक्सॉन की तरह काम करता है और एक डेंड्राइट की तरह काम करता है। और चूंकि अगर हम इनको देखते हैं तो एक ही शाखा दिखती है, हमको एक ही दिखता है, इसलिए हम इसको सूडो यूनिपोलर कहते हैं। अनदर इज बाइपोलर। बाइपोलर में एक एक्सॉन पाया जाता है और एक हमारे पास डेंड्राइट पाया जाता है। हमारा एक्सॉन जो होता है, अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, तो बेसिकली दिस इज अ डेंड्राइट बिकॉज डेंड्राइट्स हैव द ब्रांचिंग। यहाँ अगर आप देखें दिस इज वन ब्रांच ऑफ डेंड्राइट, बट यहाँ पे अगर आप इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्रांचिंग, इसके ऊपर किसी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है। तो दैट इज अ एसेंशियली बाइपोलर न्यूरॉन, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक्सॉन्स के साथ में ब्रांचिंग नहीं होती, वो सिर्फ शाखित होते टर्मिनल पे जाके। और अगर आप यहाँ देखें तो लास्ट में जाके टर्मिनेशन जहां हो रहा है वहां इसमें दो शाखाएं निकलती। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट और एक्सॉन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो है नॉर्मली दे आर सेंसरी इन नेचर, ऑल्फेक्शन के काम में आते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं। और दूसरा जो पाया जाता है कि हमारी आंख की रेटिना में पाए जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज रेटिनल न्यूरॉन्स। जैसा मैंने कहा था कि जहां पाए जाते हैं उनके नाम से भी रखा, तो जो रेटिना में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको हमने रेटिनल न्यूरॉन्स कहा, और वो जो है एसेंशियली बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। एक क्लास जो है हमने कहा कि मल्टीपोलर होती। मल्टीपोलर के अंदर तीन या तीन से ज्यादा प्रोसेसेस पाए जाते हैं, लेकिन जितने तरीके के न्यूरॉन्स की हम बात करेंगे उनमें एन एक्सोनिक को अगर मैं छोड़ दूं तो चाहे वो मल्टीपोलर हो, चाहे वो सूडो यूनिपोलर हो, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे वो यूनिपोलर हो, सब में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाएगा। बाकी जो प्रवर्ध पाए जा रहे हैं दे आर द डेंड्राइट्स। सो दैट मीन्स मल्टीपोलर अगेन कंटेन वन एक्सॉन ओनली एंड रेस्ट अदर आर द डेंड्राइट्स। और बाकी सारे जो दूसरे हैं डेंड्राइट्स हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो डार्क वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है, बेसिकली दिस इज एन एक्सॉन, ये हमारा एक्सॉन है। और बाकी जो दूसरे प्रवर्ध दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, दे ऑल आर डेंड्राइट्स। नॉर्मली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अलोंग देयर नर्व्स। एक्सॉन्स जो है वो श्वान सेल से यहाँ कवर्ड रहते हैं, जो कि एक तरीके की सपोर्टिंग सेल है जो कि ग्लिया के साथ की होती है। और डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी का रिसेप्टिव जोन होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन का। बेसिकली दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सेल, इधर वे इट इज अ न्यूरॉन, इधर वे इट मे बी अ सोमेटिक सेल। और जो डेंड्राइट जो होते हैं, चूंकि वो शाखित होते हैं, तो शाखित होने के कारण क्या हुआ कि वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल अदर एरियाज। कि अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो दे कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल अदर एरियाज एज कंपेयर टू बाइपोलर या यूनिपोलर न्यूरॉन्स की साथ में बात करें। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है उनका आकार, उनका शेप वो जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ स्थित है, मस्तिष्क में, तंत्रिका को या स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ स्थित है, उसके आधार पे उनका निर्भर करता है कि वो कहाँ है। तो उसके आधार पे उनका आकार, शेप जो है वो अलग अलग हो सकता है। लास्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सोनिक। एन एक्सोनिक में ऐसा माना जाता है कि बेसिकली अनआइडेंटिफाइबल एक्सॉन होता है जो कि हम नहीं पहचान पाते। खाली डेंड्राइट्स होते हैं, वो डेंड्राइट्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते। जैसा हमने कहा था कि एक्सॉन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यह ब्रेन और रेटिना में पाया जाता है। और नॉर्मली विजुअल प्रोसेस, जिसको कि हम परसेप्शन ऑफ कंट्रास्ट, उसमें इसकी उपादेयता जो है आज तक खोजी गई है। बेसिकली दिस इज बाय द शेप। अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलर न्यूरॉन बिकॉज की इसका आकार जो है वो ग्रेन्युलर होता है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोलर ब्रश न्यूरॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज गोल्जी विच इज वेरी स्मॉल इन शेप। लुगेरो, स्टीलेट, बास्केट, दिस इज पिरामिडल न्यूरॉन्स। और ये बड़े पॉपुलर हैं विच आर कॉल्ड एज पुरकेंजी सेल न्यूरॉन, जो कि सेरिबेलम में पाए जाते हैं। दोनों तरफ हमने यहाँ पे बता रखे हैं पुरकेंजी सेल
न्यूरॉन्स। तो ये शेप के आधार पे इनके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, तो जिसके आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, तो फंक्शन के आधार पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो प्रमुख तरीके के पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी, जिनका कि एफरेंट भी कहते हैं, और दूसरा वाला कहलाता है मोटर, जिनको इफरेंट और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और तीसरे वाले जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरन्यूरॉन्स। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो दे कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंसेशंस, अर्थात वो संवेदनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और वो संवेदनाएं जो है वो चाहे तो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, लाइट हो सकता है, या किसी भी और तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है। और वो टिश्यू से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ लाते हैं। दैट मीन्स वन वे होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स ब्रेन आ रही तो दैट इज कैरिड बाय द सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन और द एफरेंट न्यूरॉन, उनका दूसरा नाम जो है वो एफरेंट न्यूरॉन्स कहलाते हैं। और इनके जो आखिरी वाले हिस्से होते हैं दे हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो चीजें होती है जो कि किसी सूचना को एकत्रित करती है। और जब हम सेल बायोलॉजी में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे रिसेप्टर का मतलब जो है वो दो होते हैं। जो लोग न्यूरोसाइंस पढ़ते हैं उनके लिए रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि जो संवेदनाओं को ग्रहण करें, प्लस साथ में एक चीज और होती है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और जो केमिकल सिग्नल को कलेक्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टर्स, जिनके अलग अलग नाम होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि इसमें भी आएगा। तो ये सारे जो है वो उसके साथ में होते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो देर आर पेनिशियन रिसेप्टर्स, देर आर थर्मो रिसेप्टर्स, तो जो कि अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई ग्रहण करते हैं। एंड ऑल दीज जो स्टिमुलाई ग्रहण करते हैं इनको हम कहते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स, बिकॉज कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसके द्वारा ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। और जो दूसरे वाले जो कि मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं वो केमिकल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कन्वे इंफॉर्मेशन जो है वो सीएनएस से बाहर की तरफ ले जाते हैं। दैट मीन्स इफ इंफॉर्मेशन इज केम टू द ब्रेन और टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद में उससे क्या रिएक्ट करना है, उस रिएक्शन को जो कैरी करते हैं दे आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स या इफेक्टर सेल्स कहलाते हैं। इनकी दो मेन सब टाइप होते हैं, अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में होते हैं और टेबल डाउनवर्ड कनेक्ट विद द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, की वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और ब्रेन से जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो ब्रेन में उपस्थित होते हैं दे आर कॉल्ड एज अपर मोटर न्यूरॉन्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं दे आर कॉल्ड एज लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसके कारण कि आप रिफ्लेक्स आर्क या इस तरीके की चीजें देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी हम बात करें। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है जैसा मैंने कहा कि ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल टारगेट, चाहे वो मसल हो, चाहे वो स्किन सेल हो या और कोई चीज हो, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। मोर और लेस जितने तरीके के हमारे पास इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स है वो दे आर ऑलमोस्ट सेम, जिनके अंदर की बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। एक तीसरे प्रकार के न्यूरॉन्स और पाए जाते हैं कार्य के आधार पे, विच आर कॉल्ड एज इंटरन्यूरॉन। बेसिकली इंटरन्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि दो न्यूरॉन के बीच में एक न्यूरॉन पाया जाता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इसके बीच में एक न्यूरॉन और पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरन्यूरॉन। और ब्रेन में पाए जाने वाले लगभग 99% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने न्यूरॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। ब्रांचिंग प्रोसेस इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नॉर्मली इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं लोकल और दूसरे कहलाते हैं रिले टाइप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। लोकल इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक्सॉन कंपैरेटिवली छोटे होते हैं बनिस्पत की रिले के इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं या उनके एक्सॉन्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं एंड कनेक्ट सर्किट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ ब्रेन और दूसरे रीजन ऑफ ब्रेन के, अर्थात अगर आपके मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच में कनेक्शन करना है तो दैट इज नॉर्मली डन बाय द इंटरन्यूरॉन्स। ऑब्वियसली इनके एक्सॉन और डेंड्राइट्स इसके अंदर पार्ट। अब अगर हम आते हैं फंक्शनल पार्ट पे, तो नर्व इंपल्स जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। सामान्यतः इसके लिए दो थ्योरी दी जाती है, एक थ्योरी जो है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल थ्योरी और दूसरी वाली थ्योरी कहलाती है केमिकल थ्योरी। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी की और उसके बाद में हम केमिकल थ्योरी की बात करेंगे, जिसको कि आप केमिकल सिनेप्स के नाम से जानते हैं। जितनी कोशिकाएं होती है किसी भी जंतु के शरीर में, तो वो सारी कोशिकाएं जो होती है उनके बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस होता है अंदर और बाहर की तरफ। एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर के बीच में एक डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, कि हर कोशिका के अंदर और बाहर की तरफ
जो सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर एक आवेश होता है और उसके कारण उनके अंदर विभव का अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जो है यदि चेंज होता है तो वो बहुत सारे कारणों से चेंज होता है, जैसे कि स्टिमुलाई से चेंज हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर से चेंज हो सकता है, या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से चेंज हो सकता है। और जब भी ये वोल्टेज चेंज होता है तो वो एक तरीके के पॉजिटिव और इलेक्ट्रिव चार्ज जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत जो है उनका वितरण होता है और उसके कारण से एक पोटेंशियल डिफरेंस उनके अंदर डेवलप हो जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जो होता है उसके अंदर प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए जिम्मेवार होता है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। और सामान्यतः हम इसको एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जैसा मैंने कहा कि सारी जो कोशिकाएं हैं और स्पेशली जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर होती है और उनके अंदर और बाहर की तरफ आयंस का वितरण होता है। जितने आयंस होते हैं उनमें से कुछ आयंस जो हैं वो तो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, परंतु सारे आयंस जो हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जा नहीं सकते। और उनके लिए उन कोशिकाओं की झिल्लियों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कि हम आयन चैनल कहते हैं। और उस आयन चैनल के थ्रू जो है वो आगे पीछे या अंदर बाहर की तरफ जितने आयंस हैं वो आते जाते हैं। और स्पेशली अगर हम इन आयंस की बात करें तो चाहे वो सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस वी हैव और उसके आधार पर हमारे पास डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं। और इन आयन चैनल्स के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इनकी संरचना की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर फाउंड इन द आयन चैनल्स। One is open, one is closed, and another is called as inactive. कुछ आयन चैनल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ आयन चैनल जो है स्वयं एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और वो जो आयन चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ जिनको एक्टिवेट करना पड़ता है, दे आर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल सेंसेशन और विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो उसके साथ में होते हैं। आयन चैनल जो है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और वो विभव के कारण जब चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है वो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल को रेगुलेट करते हैं। और जो जैसा मैंने पहले कहा कि झिल्ली के अंदर और बाहर की तरफ जो वितरण विभव में अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। These are the ion channels and 3 stages of ion channels. First is voltage gated ion sodium channels की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये वाला जो है बेसिकली दिस इज अ क्लोज टाइप ऑफ आयन चैनल। यहां अगर देखें तो बेसिकली दिस इज क्लोज। अनदर इज ओपन, आफ्टर गेटिंग एन स्टिमुलस इट इज ओपन एंड नाउ इट इज एन इनएक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग कि इनएक्टिवेटेड जो है वो ये है, ऑल्दो इट इज ओपन बट इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने के कारण इसके अंदर किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। एक जो हमने कहा कि विभव के कारण जो है मेम्ब्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर का विभव अंतर के कारण मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाता है और उस विभव को हम जो कहते हैं दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और करीब करीब जितनी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर उन सब के ऊपर एक पोटेंशियल होता है और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। नॉर्मली इट इज स्टैटिक। स्टैटिक से मतलब कि वह उनका निश्चित होता है कि न्यूरॉन कोशिका है तो उसमें एक विशेष प्रकार का विभव रहेगा, मसल सेल है तो उसमें विभव जो है वो अलग तरीके का रहेगा, लीवर सेल है तो उसमें अलग तरीके का रहेगा। बट ये जो पोटेंशियल है किसी में -30 हो सकता है, -80 हो सकता है, -50 हो सकता है, बट ये जितना -30, 80, 50 मिलीवोल्ट जो इनका पोटेंशियल है वो जो है वो बेसिकली उस कोशिका के अंदर और बाहर की तरफ किस प्रकार के आयनों का वितरण होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। बट अधिकतर कोशिकाएं जो होती है उनके लिए जो है वो पोटेशियम जो है वो जिम्मेवार होता है कि पोटेशियम जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। और पोटेशियम जो है वो नेगेटिव इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उत्पन्न करता है, अर्थात करीब करीब जितनी कोशिकाएं हैं उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइड में होता है, दैट मीन्स इट इज इन द नेगेटिव मिलीवोल्ट्स, तो वो इसके साथ में होता है। न्यूरॉन जो है उसके अंदर नॉर्मली -70 का मिलीवोल्ट का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पाया जाता है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उन दोनों के कारण विभव के कारण कहता है। और ये सामान्यतः पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास पोटेशियम आयन है अंदर और बाहर की तरफ उसके कारण होता है। मेम्ब्रेन जब सामान्य अवस्था या साम्य अवस्था में होती है तो अंदर की तरफ अर्थात इनसाइड द सेल या इंट्रासेलुलर पार्ट में पोटेशियम आयंस ज्यादा होते हैं जबकि बाहर की तरफ कम होते हैं और इनका मूवमेंट जो है वो लगातार इन आयन चैनल्स के थ्रू होता रहता है। दिस इज
अ डायग्राम जहां पे कि हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे। इन दिस द सेल ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स आर क्लोज, कि जितने चैनल्स हैं वो सारे सारे क्लोज हैं। ये सोडियम चैनल हमारा क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, तो इसके अंदर नहीं हो रहा। बट वन थिंग विच इज ओपन, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। वो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो उस कोशिका में कोशिश करता है कि सोडियम और पोटेशियम की सांद्रता बनी रहे, तो इसके कारण इसके अंदर विभव उत्पन्न होता है। और जहां हम यहाँ देखें, इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो सोडियम जो है वो बाहर की तरफ अधिक होता है, अंदर की तरफ कम होता है। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कोशिका के बाहर अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की तरफ कम होता है। और नाउ इम्पल्स जो है, यदि किसी प्रकार का सेंसेशन मिलता है तो मेम्ब्रेन के अंदर जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो बिगड़ जाता है। इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। जो हमारे पास -70 है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ता है, और पॉजिटिव साइड की तरफ जब जाता है तो बेसिकली ये जो है ये सोडियम आयंस को कोशिका के अंदर की तरफ लाने का काम करता है। और जब ये पीक पे पहुंच जाता है तो पोटेशियम आयन जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं और वो वापस अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं और कोशिका जो है हाइपरपोलराइज हो जाती है। अगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें उस डायग्राम की, तो हाई पोटेशियम आयंस विद इन द सेल एंड हाई सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल। द सेल पजेस सोडियम लीकेज चैनल्स, क्योंकि लगातार इनका मूवमेंट होता है तो इनके अंदर सोडियम लीकेज चैनल्स होते हैं और वो जो है इनको डिफ्यूज होने के लिए मदद करते हैं। मोर पोटेशियम चैनल्स, मोर लीकेज ऑफ पोटेशियम चैनल एंड सोडियम लीकेज चैनल। तो सोडियम जो है वो डिफ्यूज करता रहता है आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे ज्यादा कैटायन कोशिका को छोड़ते जाते हैं तो कोशिका के अंदर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता रहता है। और जैसा मैंने कहा था कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कोशिश करता है कि इसको बनाए, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप की भी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या होती है कि वो जो है वो दो पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लाता है और बाहर की तरफ 3 पोटेशियम आयंस को ले जाता, सोडियम आयंस को ले जाता है, तो इस कारण से भी एक विभवांतर उत्पन्न होता है। अब इन सारे विभव के अंतर के कारण या जिस भी तरीके की चीजों का अंतर आता है तो उसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्टिमुलाई, वेदर इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वेदर इट इज अ मैकेनिकल स्टिमुलाई, वो जो है वो इसको जनरेट कर सकता है। और न्यूरॉन के अंदर सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो सदैव और सदैव एक्सॉन के साथ में ट्रेवल करेगा, नॉट विद द डेंड्राइट। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास होती है कि यहां जब हम बात करते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ग्राफ जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो दिस इज -70 विच इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी स्टिमुलेशन आ रहा है तो इट मूव्स और एक लेवल पे पहुंचता है विच इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन। अर्थात कि वो स्टिमुलस जो भी आ रहा है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस थ्रेशोल्ड तक ले जाए। क्योंकि यहां पे हम एक चीज कहते हैं, दिस इज ऑल और नन प्रिंसिपल, कि यदि थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं होगा। Once it is reached up to that level, that is roughly around -55 to -50 मिलीवोल्ट, वहां तक अगर ये पहुंच जाता है तो निसंदेह 100% जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसका एक हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। ये वाला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, और वो एक पीक पे पहुंचेगा एंड दैट पीक इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। और उसके ऊपर उसका विभव जो होता है करीब +30 +40 मिलीवोल्ट होता है। और उसके बाद वापस न्यूरॉन अपनी मूल अवस्था में लौटता है, और जब मूल अवस्था में लौटता है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। और जब हाइपरपोलराइजेशन होता है तो वो हाइपरपोलराइजेशन में वह अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है और उसके बाद वो वापस रिकवर करता है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज हाइपरपोलराइजेशन, कि वो -70 मिलीवोल्ट से भी नीचे चला जाएगा और उसके बाद में वापस वो रेस्टिंग स्टेज में आएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इस कारण से होती है। तो हाइपरपोलराइजेशन जो है वो इस कारण से होता है बिकॉज की पोटेशियम आयन जो है वो लगातार कोशिका को छोड़ते रहते हैं, जिस कारण से हाइपरपोलराइजेशन होता है और उनको बंद होने में एक थोड़ा समय लगता है। बट ये जो समय जो है वो कुछ घंटों या मिनटों का नहीं होता, यह माइक्रो सेकंड्स या नैनो सेकंड्स का होता है, जिसके कारण की हाइपरपोलराइजेशन आपको महसूस होता है। और इस समय जो है न्यूरॉन्स फायर नहीं कर पाते, चाहे आप इसको कितना भी स्टिमुलस दो, ये वापस दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट इन सारे पॉइंट्स की मैं बात कर चुका हूं, दिस इज थियोरेटिकल। जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो है वो खुल जाते हैं
एक्साइटेटरी सिनेप्स जो होता है तो पॉजिटिव आयन जितने भी हैं वो कोशिका के अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसको कि हमने कहा -55 मिलीवोल्ट उसको वो पार कर जाते हैं और सोडियम चैनल जो है वो एक्सॉन हिलॉक में खुल जाते हैं और सोडियम जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देते हैं और सोडियम चैनल खुलते हैं तो +30 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है जिसको कि हमने कहा एक्शन पोटेंशियल होता है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो सोडियम चैनल्स के कारण चलता है। दिस इज अगेन हाइपरपोलराइजेशन वाली बात है जिसके अंदर हम ऑल ऑन रन प्रिंसिपल एंड रेस्टिंग रिटर्न टू रेस्टिंग ऑल ऑन रन इवेंट जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में ये सब चीजें होती है और सोडियम आयंस चूंकि लगातार कोशिका को पोटेशियम आयन चूंकि लगातार कोशिका को छोड़ते रहते हैं तो वो हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट आती है और उसके बाद में रीपोलराइजेशन की स्टेट पुनः वापस आती है। चूंकि एक्सॉन माइलिन से होता है क्योंकि कई बार जब हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम की तो हम कहते हैं कि दो प्रकार के एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड जो होते हैं उसके अंदर जो है माइलिन साथ में होता है तो उसके साथ में किस तरीके से होता है तो माइलिन का जैसा मैंने कहा कि स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो दो चीजों पर निर्भर करती है कि अलोंग द एक्सॉन, एक तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन और दूसरा एक्सॉन की रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट लीक करने के लिए कितनी है। माइलिन इंसुलेटर की तरह काम करता है, करंट को जो है वो एक्सॉन से छोड़ने के लिए मदद करता है। एक डिजीज है जिसका कि नाम हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें कि माइलिन डीजनरेट हो जाता है तो उसके कारण जो है वो एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर बाधित हो जाता है। दिस इज वन डायग्राम जिसके अंदर की हम बात करेंगे और कैसे आगे की तरफ बढ़ता है। दिस इज वन न्यूरॉन जिसके अंदर की हमने एक्सॉन को लिया है और डायरेक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल भी हमने लिया। तो टुकड़ों में होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पहले डीपोलराइजेशन होगा एंड देयर आफ्टर इट विल गो। अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वन प्लेस जहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, उसके आगे वाले हिस्से जो है वो नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो देर इज ए चेंज इन चार्ज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है अंदर की तरफ और बाकी सारे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता है तो डीपोलराइजेशन ये होता है और पीछे की तरफ डीपोलराइजेशन जो कि हाइपरपोलराइजेशन की बात में आता है वो स्थिति आ जाती है और आगे वाला हिस्सा रेस्टिंग की तरफ होता है। तो लगातार ये इस तरीके से 1 by 1 बिट्स में ये बढ़ता रहता है, बट इसकी गति इतनी तेज होती है कि हम इसको इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते थैंक्स टू फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस कि जिन्होंने कुछ टूल्स दिए जिसमें से एक को हम कहते हैं पैच क्लैम्प कहते हैं। पैच क्लैम्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप नाप सकते हैं। अनदर इज ऑसिलोस्कोप जिससे नाप सकते हैं। एक न्यूरॉन रिग होती है जिसके अंदर की हम इन सारी चीजों को नाप सकते हैं, करंट को नाप सकते हैं। तो उसके आधार पर यह तय किया गया कि इस सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स कि यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पे तुरंत से एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद में ये फिर वापस ट्रेवल करता है, फिर एक्सचेंज होता है और ये यहाँ से यहाँ जंप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिस जम्प्स फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया और जब दिस एरिया टू दिस एरिया जंप करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी एक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी एक्शन और ये सॉल्टेटरी एक्शन जो है वो न्यूरॉन्स को आगे की या इम्पल्स को आगे की तरफ ले जाने का एक दूसरे तरीके का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स, ये जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। केमिकल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स उसको हम सिनेप्स कहते हैं। बेसिकली जैसा मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल कनेक्शन, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल काइंड ऑफ कनेक्शन और वो फिजियोलॉजिकल काइंड ऑफ कनेक्शन जो होता है न्यूरॉन जो है वो आपस में संरचनात्मक रूप से कहीं भी जुड़े हुए नहीं होते, वो सिर्फ आपस में जुड़ते हैं एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन के द्वारा, अर्थात उनके बीच में एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नॉर्मली ये जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर नामक तंत्रिका रसायनों के द्वारा होते हैं और वो तंत्रिका रसायन जो है वो इस प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर हम सिनेप्स की बात करें तो कितने तरीके के सिनेप्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेप्स। वन इज कॉल्ड एज एक्सोसोमेटिक। एक्सोसोमेटिक अर्थात एक्सॉन और किसी भी सोमेटिक सेल के अंदर कोशिका की शरीर की कोई भी ऐसी कोशिका जो कि सोमेटिक सेल है अर्थात जिसमें 2n न्यूक्लियस है 2n क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसोमेटिक। एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोडेंड्रिटिक। एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में बनता है तो एक्सोएक्सोनिक। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स एंड इफ इट इज अ मिक्स देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिनेप्स। यहां अब हम जो बात करेंगे दैट इज केमिकल सिनेप्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल सिनेप्स जिसको कि हम जहां एक्सॉन जो है वो किसी भी पेशी कोशिका के साथ में किसी तरीके का कनेक्शन बनाता है तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल सिनेप्स। वो एक तरीके का एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
नर्वस सिस्टम में बहुत सारे सिनेप्स हो सकते हैं, जो कि जैसा मैंने जिनको पहले नाम दिया वो बहुत सारे तरीके के सिनेप्स हो सकते हैं, और हर सिनेप्स जितने भी तरीके के सिनेप्स हैं उनके एसेंशियली 6 भाग होते हैं। पहला वाला कहलाता है प्री सिनेप्टिक एलिमेंट, जो कि इंफॉर्मेशन ला रहा है, जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ला रहा है उसका प्री सिनेप्टिक एलिमेंट होता है। दूसरा वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, एसेंशियली दे आर द केमिकल्स। तीसरा हिस्सा जो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और यही एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी, मैंने कहा कि सेल बायोलॉजी में दो तरीके के रिसेप्टर्स कहे जाते हैं, एक मैकेनिकल रिसेप्टर्स कहा जाता है और दूसरा वाला कहलाता है रिसेप्टर्स विच आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन एंड विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल और विच बाइंड्स विद द केमिकल, दैट इज रिसेप्टर प्रोटीन। फिर पोस्टसिनेप्टिक एलिमेंट, जो कि पोस्टसिनेप्टिक एलिमेंट अर्थात जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है या जो कोशिका रिसीव कर रही है, दैट इज पोस्टसिनेप्टिक एलिमेंट। और न्यूरो ट्रांसमिशन, एलिमिनेशन और रीअपटेक, और जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है तो उसका एलिमिनेशन होता है या उसको पुनः संग्रहित किया जाता है। तो दैट इज एसेंशियली देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ दिस। दिस इज वन डायग्राम जिसके अंदर की हम बात करते हैं। बेसिकली फ्रॉम एक्सॉन द इंफॉर्मेशन इज पासिंग। ये जब इंफॉर्मेशन आती है तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल, जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है वो इसको कैल्शियम आयंस को खोल देता है, और वो कैल्शियम आयन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर काम करता है। अगर हम यहां देखें तो बेसिकली दिस एरिया, ये एरिया जो है दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और यही एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। सो वट एवर न्यूरो ट्रांसमीटर, वट एवर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस न्यूरॉन विच इज एन सेंसरी न्यूरॉन या किसी और तरीके का न्यूरॉन हो सकता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन है और जिसको आगे की तरफ पास ऑन करनी, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। वो केमिकल सिग्नल जो होते हैं वो सामान्यतः न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो इस हिस्से पे आके रिलीज करते हैं। ये पूरा हिस्सा जो हमारा है दिस इज कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक पार्ट। ये पूरा हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक पार्ट। और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारा वाला ये वाला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट। कि पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट जो है वो है, या उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का हिस्सा कहा जाता है, और बीच में जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो होता क्या है कि जितने भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो आते हैं, वो रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दे आर टेकन अप बाय द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। लेकिन यहाँ एक ही चीज होती है कि यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं वो जितनी आवश्यकता है उतनी ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। रेस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर टेकन अप ईदर वे बाय दिस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और उनको जब वापस लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज री अपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। कि ये जो है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वापस न्यूरॉन में चले जाएंगे ताकि अतिरिक्त रूप से न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना ना पड़े और वो खराब ना हो। केमिकल सिनेप्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव टॉक्ड इन दिस स्लाइड, थ्योरी वाला जो पार्ट है। नाउ आई कम टू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को न्यूरोट्रांसमीटर होने के लिए 5 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। पहला, इट शुड बी प्रेजेंट इन द टर्मिनल, दैट मीन्स प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। फायरिंग के समय रिलीज होना चाहिए, ऑर्गन इम्यूलेट्स फायरिंग करना चाहिए, अपटेक और इनएक्टिवेशन होना चाहिए, और इनएक्टिवेशन ब्लॉक स्टिमुलेशन, कि वो वापस जैसे ही अपटेक हो रहा है तो वो स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर दे, अर्थात जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो उस इंफॉर्मेशन को भी ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो चीज उसके साथ में होनी चाहिए। If you talk about the classes of neurotransmitters, so we have different classes of neurotransmitters. Among them one is cholinergic, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है दैट इज एसिटाइलकोलिन। दूसरा एग्जाम्पल होता है ब्यूटाइलकोलिन। अनदर इज कॉल्ड एज मोनोअमीन्स या कैटाकोलामीन्स। कैटाकोलामीन्स में जो हमारे पास नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं या जो बात करते हैं दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और डोपामिन। उसके बाद आगे की तरफ अगर हम बात करें तो देर इज अनदर काइंड ऑफ बायोजेनिक अमीन विच इज कॉल्ड एज एंडोलामीन। उसका एक एग्जाम्पल है सेरोटोनिन, जो कि आपके डिप्रेशन और इन सारी चीजों को करता है। अनदर इज हिस्टामिन, जो कि आपकी एलर्जिक कंडीशंस के ऊपर काम करता है, दैट इज हिस्टामिन। फिर उसके बाद हम बात करें तो देर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स विच ऑल्सो फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अमंग देम ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड उसको हम कहते हैं। ये एक्साइटेटरी होता है, जैसा मैंने कहा कि 2 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें से जिनमें ग्लूटामेट रिलीज करते हैं उनको ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, दे आर एक्साइटेटरी। अनदर इज गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड विच इज नॉर्मली इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में फर्क ये होता है कि वो
जो अगर ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है तो ये अगली वाली कोशिका का एक्साइटेशन करेगा, अर्थात उसको उत्तेजित करेगा और वो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेगा। लेकिन अगर हम गाबानर्जिक की बात करें या इनहिबिटर की बात करें तो अगले न्यूरॉन्स में इनहिबिशन प्रोड्यूस करेगा, तो गाबानर्जिक वो इनहिबिशन। अनदर इज ग्लाइसिन प्रोलिन, अनदर इज सब्सटेंस पी। पेप्टाइड जो होते हैं उनमें से भी कुछ काम करते हैं, सब्सटेंस पी है, सोमेटोस्टेटिन इज वन ऑफ द एग्जांपल जो कि इसका एग्जांपल है। मॉर्फिन जो कि अफीम में पाया जाता है, उसके जैसे सब्सटेंसेस जिसमें एंडोर्फिन्स होता है, एनकेफेलिन्स होते हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस। कुछ और पेप्टाइड्स जो होते हैं, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि मैंने कहा, वेसोप्रेसिन जो है वो काम करता है। नाउ अनदर क्लास इज डेवलपिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम गैशियस न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक गैस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करती है। तो दीज आर द फैमिली ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अंत में जब हम बात करेंगे दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया जिसकी आप बात करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिकॉज देर आर सर्टेन एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल, लाइक अभी मैं जो बात कर रहा हूं या जितने मेरे एक्शन है दे ऑल आर इन माई कंट्रोल। बट सपोज कोई चीज ऐसी होती है जिसके कारण से कोई रिएक्शन जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंड्यूस होती है और वो इनवॉलेंटरी होता है कि वो जो है वो अनैच्छिक होती है हमारी उसके प्रति क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक होती है। जैसे कि अगर आपको पेन चुभती है और तुरंत से आप अपना हाथ हटाते हैं तो वो इनवॉलेंटरी होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के साथ में जुड़ी होती है और वो एक बड़ा हिस्सा होती है इस सारी चीजों के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं कि जब लाइट होती है तो आंख की प्यूपिल जो है वो उसका आकार बदलता है, कम और या ज्यादा लाइट में आपकी आंख की जो पुतली होती है उसका आकार छोटा या बड़ा होता है। अंधेरे में आपकी पुतली फैल जाती है और तेज रोशनी में वो सिकुड़ जाती है। दैट इज वन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको घुटने में किसी तरीके की हल्का सा जर्क लगता है तो उस तरीके जब पेन चुभती है इस तरीके के तुरंत से गर्म चीज को हाथ लगता है, तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क से काम करता है, बिकॉज इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सीधे ब्रेन को नहीं जाती, दे आर प्रोसेस डायरेक्टली एट द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट, बिकॉज कि ब्रेन को जाएगी और उसके बाद वापस आएगी। तो नर्वस सिस्टम में एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द टाइम फ्रेम, कि अगर वो ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन में प्रोसेस होगी और वापस आएगी, तब तक उसको समय अधिक लगेगा। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनकी प्रोसेसिंग जो होती है दैट इज नॉर्मली डन इन द स्पाइनल कॉर्ड और तुरंत से आप उसके प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। नॉर्मली अगर हम रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, वन इज मोनोसिनेप्टिक और दूसरा पॉलीसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक की बात करेंगे तो ओनली वन मोटर न्यूरॉन इज इन्वॉल्व, एंड पॉलीसिनेप्टिक की अगर हम बात करते हैं तो देर आर मोर देन वन न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व। तो वो सारे सारे इस तरीके की चीजें होती है। दिस इज वन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कि पेन है तो सीधा यहाँ जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में और तुरंत से वापस ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास चुमलस है, यहाँ पे इफेक्टर टिश्यू है दैट इज मसल, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। नाउ इन द लास्ट व्हाट विल टेक अवे, तो हम ट्राई टू मेक इट इन अ डिफरेंट वे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ग्लॉसरी जो कि हमने बात की उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज नर्वस सिस्टम, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि बॉडी के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। Nervous system is again divided in two parts, that is central nervous system and autonomic nervous system। तो उसके बारे में हमने बात की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को। और तीसरा जो है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के बारे में हम बात की। बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सेल बॉडी और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ग्लिया की हमने बात की, ग्लिया आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ द न्यूरॉन। डेंड्राइट की बात की, डेंड्राइट जो है दे आर द प्रोजेक्शंस और ब्रांच प्रोजेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन की बात की तो एक्सॉन इज ए लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन विच कैरीज द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सिनेप्स की बात की, सिनेप्स जो है दैट इज बेसिकली अ फंक्शनल काइंड ऑफ थिंग जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। अनदर वी हैव टॉक्ड आयन चैनल, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो कि आयंस के साथ में खुलता है। What is membrane potential? Membrane potential, difference in the potential across the enclosing membrane of the cell. Resting potential हमने कहा, latent membrane potential of inactive cell that is roughly around -80. Action potential, short term change in the electrical potential
जो कि सेल के साथ ट्रेवल करती है। डीपोलराइजेशन की बात की, डिक्रीज इन द डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। हाइपरपोलराइजेशन की बात की, इंक्रीज इन द पोलरिटी, समथिंग स्पेशली पोलरिटी अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मोड ऑफ रेनवेयर की बात की, स्मॉल कंस्ट्रक्शन इन द माइलिन शीथ। साल्टेटरी रिएक्शन, जब कूद के न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ पास होती है। इन द लास्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेल्स जो कि सेल बॉडीज होती है। कनेक्टिव, जो कि आपस में कनेक्ट करते हैं। कमीशर, जहां पे कि दो चीजें आके जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज कमीशर। नाउ हियर आई एंड अप विद दिस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉलेज दे कैन आस्क मी। हेलो, anybody from any college? Yeah, Churu, you can ask. Churu College, you can ask. हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, पूछें। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है। जी पूछें। हेलो, हाँ बेटा पूछें। सर आपने बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सिग्नलिंग को ट्रांसडक्ट करते हैं और Signaling इनेबल को- करते हैं, किसी भी इम्पल्स को इनेबल करने का काम बिल्कुल। करते हैं। हाँ तो जो मॉर्फिन है वो एक मतलब कि ब्लॉक जरूर कर देता है, जैसे कि हमने देखा है कोई जो नशा करते हैं, बेटा- जो लोग मॉर्फिन लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा कि दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक कहलाते हैं एक्साइटेटरी और दूसरे कहलाते हैं इनहिबिटरी। अगर हाँ। आपको याद हो बेटा तो मैंने कहा था कि ग्लूटामेट इज वन काइंड ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। दूसरा जो हमने कहा कि गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिशन करता है प्रोसेस का। दूसरी चीज ये बेटा और कि ये हाँ कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, हम पूछते हैं। और मॉर्फिन जो है बेसिकली दैट इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज अ ड्रग विच इज एक्टिंग ऑन द मॉर्फिन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी एक्शन इंड्यूस करते हैं। ओके, थैंक यू सर। या एनी अदर कॉलेज? और कोई? हाँ, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। राइट सर, एनी अदर कॉलेज? हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। जी हाँ बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से सूरज शर्मा। हाँ सर बोले। कैसे हैं? सर बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है सिग्नल्स सिग्नल्स के प्रोपगेशन पे? हाँ, ये सर सिग्नल्स बिल्कुल ऑपरेशन पड़ता में। हाँ हाँ बिल्कुल पड़ता है सर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीजों में। जी। अगर हम बात करें तो बेसिकली सर दोनों प्रॉपर्टीज, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें चाहे केमिकल की बात करें, दोनों में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं सर दे आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड बोथ गोज डाउन विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम है तो सर डिफ्यूजन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं या जब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हम डिफ्यूजन पढ़ाते हैं, और डिफ्यूजन के साथ में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाता है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन इज in the electrical transport, electrical सिग्नलिंग। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होती है उसमें भी इसी तरीके की चीजें ऑब्जर्व की गई है कि एज सुन एज वी लोअर डाउन द टेम्परेचर
तो ट्रांसमिशन ऑफ द आयंस और अगर हम कहें कि जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या स्लो हो जाता है। और इसी कारण से सर हम लोग जो सर्दियों में हमारे पास जो रिफ्लेक्स आग जो है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है जितना कि सामान्य तापमान पे हो पाता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है, तो क्या इस सर्दी के मौसम में यस सर। किसी सॉल्ट के इंटेक में या सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, इसमें Yes, से कौन sir. सा सॉल्ट आपको ज्यादा लेना चाहिए ह्यूमन बीइंग को पर्टिकुलरली? सर कोई फर्क नहीं पड़ना सर, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप सॉल्ट इंटेक बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम व्हाट हैपेंस कि वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी दैट इज टेकन अप द बाय बॉडी एंड नॉर्मली इट डजंट चेंज विद द टेम्परेचर। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता एंड रेस्ट ऑफ द वॉट एवर सॉल्ट यू आर टेकिंग दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द normally in the case of winters that will be excreted out either way through the feces or through the urine. सर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना है। क्योंकि ये सर एक जनरली नोशन है सर, ये एक नोशन है, ये नोशन न्यूरोसाइंस नहीं एक्सेप्ट करता है सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा आपका Right, sir. लेक्चर था। एनीबडी एल्स? और कोई पूछना चाहते हैं? नो? चलिए पंकज जी। हेलो पंकज जी। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, अंशुल बोल रहा हूँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हेलो हेलो